11 साल का बच्चा जिसे उसके ही घर से निकाल दिया गया हो, वो आगे चलकर इतने विशाल साम्राज्य की नींव रखता है। भारत में 300 साल तक राज करने वाले साम्राज्य की शुरुआत करता है। अगर हम शुरुआत करें 1483 से लेकर 1530 तक के उसके जीवन काल से, तो एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर उभर कर आती है। मेरी नज़र में वो एक तरह से तैमूर के उस लूटपाट वाले युग और बाद में अकबर के एक स्थिर साम्राज्य के बीच का एक ब्रिज था। एक तरफ वो एक ऐसा रणनीतिकार था जिसने अपनी पूरी जिंदगी खून खराबे वाले युद्ध लड़ते हुए बिता दी, और दूसरी तरफ उसे तुर्की कविता का पिता भी कहा जाता है। और वो एक आत्मकथा लेखक भी था। मतलब एक ऐसा राजा जो अपनी कमियों और अपनी शर्मनाक हारों को लिखने में पूरी तरह से बेबाक और ईमानदार था। अगर उसके खून के रिश्तों को देखें तो पिता की ओर से वो महान विजेता तैमूर का 5वां वंशज था। अपनी माँ कुतलुग निगार खानम की ओर से वो सीधे चंगेज खान के वंशज से आता था। यानी दुनिया के 2 सबसे खूंखार विजेताओं का खून उसकी रगों में एक साथ दौड़ रहा था। लेकिन मैंने पढ़ा था कि वो खुद को चंगेज खान की बजाय तैमूर के वंश से जोड़कर देखना ज्यादा पसंद करता था। और यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है, जिसे हम मुगल शब्द की विडंबना कह सकते हैं। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि उसे मंगोलों के बार्बर तरीकों से सख्त नफरत थी। वैसे ये सोचने वाली बात है कि जिसे आज पूरी दुनिया मुगल कहती है, वो खुद को फख्र से तैमूरी कहलाना पसंद करता था। और ये जो शब्द है मुगल, ये 1538 में पहली बार किसी और ने इस्तेमाल किया था ना? हाँ, लताइफ-ए-कुद्दूसी नाम के एक ग्रंथ में, और वो भी मृत सैनिकों के लिए इस्तेमाल हुआ था। और अगर पश्चिमी दुनिया की बात करें तो राल्फ फिच जैसे यात्रियों ने 1588 में ग्रेट मुगौर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में एडवर्ड टेरी ने लोकप्रिय बनाया। मतलब जिसे हम आज मुगल साम्राज्य कहते हैं, वो उस वक्त खुद को मुगल कहलाना पसंद ही नहीं करता था। ये सच में इतिहास का एक अजीब मजाक है। उस इंसान की इस मनोवैज्ञानिक बनावट को समझने के लिए हमें 1494 की उस खौफनाक घटना पर जाना होगा। वो फरगना घाटी वाली घटना, जो आज उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ, 1494 का वो दिन जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा अपने महल में एक कबूतरों की छतरी पर खड़े थे, जिसे पिजन टावर कहते थे। हाँ, और अचानक वो छतरी टूटकर एक गहरी खाई में गिर गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मतलब जरा कल्पना कीजिए, उस वक्त इस लड़के की उम्र सिर्फ 11 साल और 4 महीने थी। एक बच्चे का अचानक राजा बन जाना, और वो भी ऐसे क्रूर समय में जब सत्ता हथियाने के लिए उसके सगे चाचा और मामा ही चारों तरफ भेड़ियों की तरह घाट लगाए बैठे हों। ऐसे में तो कोई भी बच्चा डर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे संरक्षक की भूमिका आती है जिसने इस बच्चे को इतिहास से मिटने से बचाया। उसकी नानी एहसान दौलत बेगम। वैसे बचपन में उसे प्रसिद्ध सूफी संत शेख उबैदुल्ला अहरारी से शिक्षा मिली थी, लेकिन उसके अस्तित्व को बचाने का पूरा श्रेय उसकी नानी को ही जाता है। उन्होंने किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह उस सत्ता के खालीपन को भरा। उन्होंने कई हत्या के प्रयासों को नाकाम किया ना? बिल्कुल, और उस 11 साल के बच्चे के डगमगाते शासन को स्थिर किया। लेकिन उस बच्चे की आंखों में फरगाना की उस छोटी सी घाटी से ज्यादा अपने पूर्वज तैमूर की महान राजधानी समरकंद को जीतने का जुनून सवार था। ओह, समरकंद। हाँ, 1496 से 1511 के बीच समरकंद उसके लिए एक ऐसा नशा बन गया था जिसे वो बार बार जीतता था और बार बार हार जाता था। उसने समरकंद पर कब्जा करने के लिए पूरे 5 कड़वे संघर्ष किए। कभी वो शहर जीतता तो पीछे से अपना घर फरगाना हार जाता, कभी वो बुरा बीमार पड़ जाता, और उसके अपने ही सैनिक उसे मरा हुआ मानकर छोड़ देते। ये तो एक एंडलेस लुका छिपी का खेल बन गया था उसके लिए। हाँ, पर अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड तरीके से देखें तो ये हारें और ये जो ठोकरें उसने खाईं, यही उसके लिए सबसे बड़ी सैन्य पाठशाला साबित हुई। अपने चौथे प्रयास में वो उज़्बेक सरदार शिबानी खान से बहुत बुरी तरह हारा था। लेकिन उसने अपने उसी दुश्मन से एक बहुत ही घातक रणनीति सीखी जिसे तुलुगमा कहा जाता है। एकदम सही। ये सेना को दाएं और बाएं से तेजी से घेरने की एक घुड़सवार रणनीति थी। यही वो तकनीक थी जिसने आगे चलकर भारत का इतिहास पलट दिया। लेकिन इस हार की कीमत, रुकिए, स्रोतों में उस कीमत का जो जिक्र है ना, वो सच में दिल दहला देने वाला है। क्या ये सच है कि अपनी और अपने बचे खुचे सैनिकों की जान बचाने के लिए उसे अपनी ही बड़ी बहन खनजादा बेगम को शिबानी खान को सौंपना पड़ा था? हाँ, ये एक कड़वा ऐतिहासिक सच है। उसे अपनी बहन की शादी उस दुश्मन से करवानी पड़ी जिसने उसे तबाह कर दिया था। एक भाई और राजा होने के नाते ये कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और उसके बाद जो 5वां प्रयास था, उसमें तो उसने एक ऐसा राजनीतिक समझौता किया जो उसके धार्मिक विश्वासों के बिल्कुल उलट था। शिया साफवी शासक शाह इस्माइल के साथ गठबंधन।
हाँ, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के बावजूद 1511 में उसने शाह के नाम के शिया सिक्के ढलवाए। उसने शिया इस्लाम को बढ़ावा देने की शर्तें भी मानी। इसका सीधा मतलब है कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो अपने उसूलों से समझौता करने को तैयार था। लेकिन इन सब के बावजूद उसे समरकंद हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ा। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। 1504 में दर-दर भटकते हुए बिना किसी राज्य के उसने अचानक काबुल पर कब्जा कर लिया। और 1507 में आकर उसने अपने परिवार की जो पुरानी मिर्जा की उपाधि थी उसे त्याग कर पातशाहे यानी सम्राट की उपाधि धारण कर ली। ये शायद दुनिया को बताने का तरीका था कि वो अब किसी का मोहताज नहीं है। पर काबुल जीतने के बाद उसका ध्यान हिंदुस्तान की तरफ ही क्यों गया? देखिए, इसके पीछे काफी ठोस भू राजनीतिक कारण थे। उत्तर की तरफ उज़्बेकों और सफावियों की ताकत इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वहां अपना राज्य बढ़ाना नामुमकिन था। दूसरा, वो तैमूर के 1398 के आक्रमण के आधार पर भारत को अपनी पुश्तैनी जागीर मानता था। और तीसरा कारण शायद भारत के अंदर मची उथल-पुथल थी ना, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में लोदी वंश के अंदर भयंकर कलह मची हुई थी। बारबरी साजिशें रच रहे थे, जिससे उसे एक सही मौका मिल गया। बिल्कुल, लेकिन उसने आंख बंद करके छलांग नहीं लगाई। दिल्ली पर सीधा हमला करने से पहले 1519 से 1526 के बीच उसने भारत में 5 शुरुआती अभियान किए, जिन्हें हम एक तरह की तो या रेकॉनेसेंस कह सकते हैं। पहले अभियान में ही उसने बाजौर और भेरा में भारत में पहली बार तोपखाने और बारूद का ऐतिहासिक इस्तेमाल किया। अच्छा। जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली कर रहे थे। और इन्हीं अभियानों के दौरान दौलत खान लोधी ने एक बहुत बड़ी भूल की। उसने इस नए हमलावर को इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाने के लिए आमंत्रित कर दिया। उसे लगा होगा कि तैमूर की तरह ये भी लूटेगा और वापस काबुल चला जाएगा। हाँ। पर जब दौलत खान को समझ आया कि ये यहीं बसने आया है, तो उसने बगावत कर दी। लेकिन 1525-26 के 5वें अभियान में उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिल्ली का रास्ता साफ हो गया। यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध दौड़ और गोलियत जैसी लड़ाई थी। वाकई, एक तरफ हमलावर सेना में सिर्फ 12,000 थके हुए लेकिन बेहद अनुशासित सैनिक थे, और उनके सामने थी इब्राहिम लोधी की 1,00,000 सैनिकों और 1,000 जंगी हाथियों की विशालकाय फौज। कोई भी आम इंसान इनको देखकर ही हार मान लेता। पर यहीं उसकी बरसों की ठोकरें काम आई। इस जीत के पीछे 3 प्रमुख रणनीतियां थीं। पहली, रूमी तरकीब। उसने 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक चलता फिरता किला बना दिया और उनके बीच बंदूकधारियों को खड़ा कर दिया। और दूसरी वही तुलुगमास थी ना, जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। उन घुड़सवारों ने लोधी की सेना को पीछे और बगल से घेर लिया था। हाँ, और तीसरी सबसे घातक रणनीति, उसका तोपखाना। उस्ताद अली दाईं ओर से और मुस्तफा बाईं ओर से गोले दाग रहे थे। भारत के हाथियों ने ऐसी आवाज पहली बार सुनी थी। ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और इस जीत के बाद जो खजाना मिला वो अकल्पनीय था। आगरा पहुंचने पर ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार ने सुरक्षा के बदले में उसके बेटे हुमायूं को एक हीरा भेंट किया, जिसे आज दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है। पर यहाँ एक और अंतर्विरोध आता है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि एक इंसान जो पूरी जिंदगी पैसे और जमीन के लिए लड़ता रहा, वो इतना उदार कैसे हो गया कि उसने वो सारा खजाना बांट दिया? यही तो हैरान करने वाली बात है। उसने अपने सैनिकों और सरदारों में खजाना लुटाया, यहाँ तक कि काबुल की आम जनता के लिए शाहरुखी चांदी के सिक्के और कंधार में बाबुरी सिक्के भिजवाए। इसीलिए उसकी इस लापरवाह उदारता के कारण काबुल के जनता ने उसे कलंदर की उपाधि दे दी थी। कलंदर यानी एक ऐसा फकीर जो अपनी सारी संपत्ति दूसरों पर लुटा देता है। लेकिन दिल्ली जीतना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती तो अभी आनी बाकी थी। 17 मार्च 1527 का दिन, खानवा का युद्ध। सामने उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा खड़ा था, मेवाड़ के महाराणा संगा, जिन्होंने एक विशाल गठबंधन बनाया था जिसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। यहाँ तक कि महमूद लोदी जैसे अफगान दल बदलू भी मुगलों को निकालने के लिए साथ आ गए थे। इस फौज को देखकर मुगल सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। वो सब बस वापस काबुल भागना चाहते थे। और यहीं पर उसका मनोवैज्ञानिक युद्ध सामने आता है। उसने शराब के बर्तन तोड़ दिए थे ना? जब सेना डर रही थी तो उसने नाटकीय रूप से शराब के सारे कीमती बर्तन तोड़ दिए। कसम खाई कि वो कभी शराब नहीं पिएगा और इस युद्ध को महज एक राजनीतिक लड़ाई की जगह जिहाद यानी पवित्र युद्ध घोषित कर दिया। और मुसलमानों पर से तमगा
यानी व्यापार कर भी हटा दिया। इस एक भाषण ने सेना में ऐसी जान फूंकी कि तोपखाने और तुलुगमा रणनीति के सहयोग से उसने खानवा का निर्णायक युद्ध जीत लिया और गाजी की उपाधि ली। और उसके ठीक अगले साल 1528 में चंदेरी का घेरा डाला गया। चंदेरी का किला रणनीतिक रूप से मालवा का प्रवेश द्वार था और वहां पावरफुल राजपूत सरदार मेदिनी राय का कब्जा था। स्रोतों के अनुसार मेदिनी राय को एक प्रस्ताव दिया गया था कि शमशाबाद की जागीर के बदले किला सौंप दें, पर उसने इसे ठुकरा दिया। और प्रस्ताव ठुकराने के बाद मुगल तोपखाने ने किले पर हमला कर दिया। और जब राजपूतों को लगा कि हार निश्चित है, तो वहां एक बेहद दुखादा प्रथा निभाई गई। राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया, यानी सम्मान बचाने के लिए खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। और सभी पुरुष केसरिया बना पहनकर संग्राम करने निकल पड़े और अंत तक लड़ते हुए मारे गए। ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हमें बताता है कि उस समय युद्ध की कीमत कितनी भयंकर होती थी। बिल्कुल। और इस युद्ध के बाद मालवा पूरी तरह उस नए शासक के कब्जे में था। अब डर सिर्फ पूर्वी भारत का था, जो मैं 1529 के घाघरा युद्ध से खत्म हो गया। ये लड़ाई महमूद लोदी, शेर खान और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के गठबंधन के खिलाफ थी। रणनीति के हिसाब से घाघरा एक मील का पत्थर था। गंगा और घाघरा के संगम पर लड़ा गया ये मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा युद्ध था जो जमीन और पानी दोनों पर एक साथ लड़ा गया। हाँ, नावों पर तोपें रखकर गोलाबारी की गई थी। ये उस दौर में बेहद आधुनिक सोच थी। इस जीत ने पूर्वी खतरे को शांत कर दिया। पर इतने युद्ध जीतने के बाद नियति का खेल देखिए कि उसे शांति से राज करने का समय ही नहीं मिला। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में अचानक उसकी मौत हो गई। वो तब सिर्फ 48 साल का था। उसकी मौत पर आज भी कई ऐतिहासिक बहसें होती हैं। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल कहता है कि उसने एक अनुष्ठान के जरिए अपने बेटे हुमायूं की बीमारी खुद पर ले ली और अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी गुलबदन बेगम ने अपनी किताब में लिखा है कि इब्राहिम लोदी की मां ने उसे धीरे धीरे जहर देकर मारा था। मौत के बाद पहले आगरा में और बाद में उसकी वसीयत के अनुसार काबुल के बागे बाबुर में उसे खुले आसमान के नीचे दफनाया गया। तो श्रोताओं के लिए ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये इंसान असल में था कैसा? यही चीज मेरे दिमाग में चल रही है। एक तरफ इतना खून खराबा और दूसरी तरफ वो एक विद्वान राजा था जिसे 3 भाषाओं का ज्ञान था। उसने खते बाबुरी आविष्कार की और अपनी आत्मकथा बाबुरनामा लिखी, जिसमें उसकी ईमानदारी पूरी तरह झलकती है। यह अंतर्विरोध सच में हैरान करते हैं। वो एक कट्टर सुन्नी और नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था, लेकिन उसने धार्मिक कट्टरता काफी कम थी। स्रोत बताते हैं कि वो नाथपंथी योगियों से मिलता था, उनके रास रिवाजों को समझने की कोशिश करता था। और शराब का तो वो जबरदस्त शौकीन था। अपनी डायरी में उसने शराब की पार्टियों और अपने भयंकर हैंगओवर के बारे में कितनी खुलकर बात की है। पर खानवा से ठीक पहले अचानक शराब छोड़ दी। मतलब इस इंसान को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, इस पूरी कहानी का सार यही है कि ये सिर्फ साम्राज्य स्थापना की कहानी नहीं, बल्कि लचीलेपन यानी रेजिलियंस की कहानी है। एक लड़का जिसे 5 बार घर से निकाला गया, उसने आगे चलकर भारत में युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया। बारूद और तुलुगमा के तालमेल ने पुरानी सेनाओं को बेअसर कर दिया। हाँ, और 1526 से 1530 के बीच बस 4 सालों में उसने एक ऐसे राजवंश की नींव रख दी जिसने आने वाली 3 शताब्दियों तक भारत की नियति तय की। सच में ये इतिहास की एक ऐसी यात्रा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर 1490 के दशक में उस 11 साल के लड़के को समरकंद हमेशा के लिए मिल गया होता और वो वही बस गया होता, तो क्या होता? क्या आज दुनिया उसे इतने महान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जानती, या फिर इतिहास के पन्नों में वो सिर्फ मध्य एशिया का एक डायरी लिखने वाला कवि बनकर रह जाता? शायद इंसान की सबसे बड़ी हार ही कभी-कभी उसकी जीत का रास्ता तय करती। इतिहास के पन्नों में दबी ऐसी ही और कहानियों को हम आगे भी समझते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और हाँ, सवाल पूछते रहिए।